हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी जूनियर एडिट की वैकेंसी आपकी लगी। इसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल अगर आप डीएलएड में हैं तो उसमें भी आपकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप यूपी टेट वगैरह में पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जो जूनियर लेवल का पेपर है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अगेन उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। ठीक है, भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता था, भारत का देश भी कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता था? भारतीय कहा जाता था, ठीक। इसके अलावा यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है और मध्यकालीन जो मुसलमान हैं उन्होंने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। हमें पता है कि इतिहास जो है वो तीन भागों में बटा है। कौन कौन सा? एक आपका एंशियंट हिस्ट्री होती है, एक आपकी मेडिवल हिस्ट्री होती है और एक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है, ठीक। एंशियंट हिस्ट्री भी तीन भागों में बटी है। कौन कौन सा? पहला तो आपका आद्य पूरा ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। पूरा ऐतिहासिक काल, एक आपका पूरा ऐतिहासिक काल होता है, एक आपका ऐतिहासिक काल होता है और एक आपका आद्य ऐतिहासिक काल होता है। इस प्रकार से आपकी जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, वो भी तीन भागों में बटी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें धर्म ग्रंथ से मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, विदेशियों के विवरण से मिलती है और पुरातत्व संबंधी जो भी आपके साक्ष्य उससे मिलती है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि देखिए हमारे यहाँ वेद जो हैं वो चार है। कौन कौन से हैं वेद? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल है। देखिए, जो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 462 ऋचाएँ होती हैं। ऋग्वेद के जो अध्ययनकर्ता होते हैं, जो इसे पढ़ते हैं, उसे होत्र कहते हैं। यजुर्वेद के जो अध्ययनकर्ता या जो उसे पढ़ते हैं वो अथर्वयु कहलाते हैं और सामवेद के जो अध्ययनकर्ता होते हैं या जो उसे पढ़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? उद्रात कहलाते हैं। ऋग्वेद में हमने पहले ही बताया था कि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में बताया गया है कि इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है और विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कितने मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, ठीक है। और जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती हैं, मतलब जो ऋचाएँ हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खिल्ली कहा जाता है। इससे ज़्यादा ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। यजुर्वेद के बारे में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद आपका इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद सामवेद। ऋग्वेद में आपकी सारी प्रार्थनाएं वगैरह होती हैं, यजुर्वेद में आपके कर्मकांड वगैरह होते हैं, सामवेद में उन प्रार्थनाओं को गाया जाता है और अथर्ववेद में आपके सब तंत्र मंत्र विद्या वगैरह ये सब आती हैं, ठीक। ये तो आपके वेदों के बारे में बात हो गई। इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आता है कि डायोमेकस किसके शासनकाल में आता है? तो जो डायोमेकस था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था और डायोनिशियस अशोक के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी है। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था और उससे हार के अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह उसके साथ करवाया था और अपने जमाता चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरात और हेरात 4 राज्य दिए थे। बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था तो इसने 500 हाथी अपने ससुर मतलब सेल्यूकस निकेटर को भेंट सहित दिया था, ठीक। टेशियस कौन है? तो ये ईरान का राजवैद है। ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा हेरोडोटस कौन है? तो अगर बात करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस है, फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हिकेटियस है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? तो अलबरूनी जो है वो गजनवी के शासनकाल में आया था और इसने भारत के बारे में बहुत ही अध्ययन किया, बहुत ही विस्तार से उसके बारे में बताया था, ठीक है। उसके लेखों के बारे में, उसके पुरातत्व संबंधी लेखों के बारे में, यहाँ की प्रशासन के बारे में, यहाँ की नगरीय व्यवस्था के बारे में सब कुछ उसने बहुत डिटेल में बताया था।
इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे मूर्ख विद्वान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था तारानाथ, तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। उसने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक कंगियूर और एक तंगियूर नामक ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। और इस तंगियूर और कंगियूर नामक ग्रंथों से भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी व्यापक स्तर पे जानकारी मिलती है। मार्को पोलो कौन है? तो ये पांडेय देश की यात्रा पे आया था, ठीक है, और पांडेय इतिहास के अध्ययन के लिए ये उपयोगी है। कौन? मार्को पोलो। इसके अलावा क्वेश्चन आता है हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अच्छा, हर्षवर्धन द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है? तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद। जो मैं बोल रही हूँ ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हर्षवर्धन जो है उसने किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? वारभट्ट था, और वारभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। ये सब क्वेश्चन जो है आपको कहीं मिलेंगे नहीं, इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ ना इसको छोटे छोटे फॉर्म में आप इसे कहीं नोट करते रहिए। ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगेन अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, जैसे मैं बात करना चाहूँगी हाथी गुम्फा अभिलेख। जो हाथी गुम्फा अभिलेख हैं ये कलिंग राज खारवेल के शासक थे, ठीक। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बस, इससे ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, इपिग्राफी क्या होता है? जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उन्हें इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? हमने पहले बताया था कि धातु के टुकड़े पर या शिला पर लिखे गए जो लेख होते हैं वही आपके अभिलेख कहलाते हैं, ठीक। शिलालेख क्या होते हैं? जो शिला पे लिखे जाते हैं, मतलब जो पत्थर पे लिखे जाते हैं वो शिलालेख होते हैं, और जो धातु के टुकड़े पर या पत्थर पे लिखे जाते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। पुरातत्व कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करके बताते हैं कि फलाना चीज़ इतनी पुरानी है, या ये उनको जो कंकाल वगैरह जो प्राप्त होते हैं, जो वस्तुएं प्राप्त होती है पुरानी, वो सब हमारे पुरातत्व वेदी कहलाते हैं, विद्या कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, ठीक। देखिए, इस काल में घटनाओं का कोई लिखित वर्णन तो आपको मिला नहीं है, मतलब कि आपको कोई भी चीज़ इन रिटन नहीं मिली है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लेखन वगैरह मिला है, लेख वगैरह मिले हैं, बट आप उसे पढ़ नहीं पाते हो, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन आता है मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस है। सबसे पहले होमोसेपियंस कहाँ पे मिले हैं? तो नर्मदा नदी के तट पे मिले थे और पुरापाषाण काल में मिले थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ था। अच्छा, नवपाषाण काल में जो बर्तन को रंगा जाता था किन 2 कलर से रंगा जाता? एक ब्लैक कलर से और एक रेड कलर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवपाषाण काल में सबसे पहले खेती के अभिलेख आपको कहाँ पे मिले? अवशेष कहाँ पे मिले? मेहरगढ़ में मिले। सबसे पहले आपको कपास के अवशेष कहाँ से मिले? वो भी मेहरगढ़ से मिले हैं। खेती एक मतलब सलीके से स्टार्ट होने लग सके, सलीके इन द सेंस की व्यवस्था के रूप में स्टार्ट होने लगी। इसके भी जो आपको मतलब सुराग मिले हैं वो आपको मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। और लोगों ने समूह में रहना स्टार्ट किया, इसके भी हमें जो सुराग मिले वो सब मेहरगढ़ से मिले, तो इसीलिए मेहरगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में जगह रखती है, ठीक है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी और उसने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। क्वेश्चन आता है कि नवपाषाण काल में मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो कुत्ता था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ठीक। सबसे पहला औजार क्या था आपका? वो कुल्हाड़ी थी, ठीक। और सबसे पहली धातु उसने कौन सी प्रयोग की थी? तांबा। क्वेश्चन आता है चालकोलिथिक युग कब से कब तक है? तो आपको पता होना चाहिए कि 3500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व आपका चालकोलिथिक युग है। इसमें तांबे धातु का प्रयोग हुआ था। इसमें कर्मकांड वगैरह भी प्रचलित थे आपके काफ़ी, ठीक है। यहाँ तक लोगों को केवल और केवल एक ही धातु का ज्ञान था, वो तांबा थी, ठीक। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था, बता ही चुके हैं, नवपाषाण काल के मेहरगढ़ में हुआ था। इसके अलावा सबसे पहली जो आपकी फसल है वो कौन थी? गेहूं थी और जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ये मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और याद ही रखना हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है और इसमें कार्बन वगैरह का प्रयोग हुआ था, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो मैं बता दूं
इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले, मूर्ति मिली है नर्तकी की, ठीक है। ये सभी कुछ आपको मोहनजोदड़ो मूवी है, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो, इसको देखिएगा, काफ़ी हद तक आपको उससे भी ज्ञान मिल सकता है, बट अभी आपका मूवी देखने का भी टाइम नहीं है, जो मैं बता रही हूँ बस उसको सुन लीजिए, ठीक। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विविधीकरण किया। क्वेश्चन आता है भारत की जनसंख्या का प्रजाति विविधीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो रिजले ने किया था। सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी के तट के किनारे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब से कब तक इसका टाइम पीरियड था, तो 2700 ईसा पूर्व से इसका टाइम पीरियड चला था और 1500 ईसा पूर्व तक चला था। इसमें रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन पद्धति जो है वो विकसित हुई थी, समझ में आ गया। यहाँ 2400 से 1700 ईसा पूर्व बता रहे हैं, बट आप इसका एग्जैक्ट जो टाइम मैं बता रही हूँ वही याद रखिएगा, 2700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि 2700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1000 नहीं सॉरी 1500 ईसा पूर्व। क्यों मैं 1500 कह रही हूँ, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व इसके बाद आपका वैदिक सभ्यता आता है। तो इसमें जो टाइम पीरियड बताया गया है वो हो सकता है ठीक हो, बट जो मैं आपको बता रही हूँ वो एकदम बेस्ट है। जितनी आप और स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ना उसमें यही टाइम पीरियड लिखा रहेगा। तो 2700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व आपका सिंधु सभ्यता आता है, और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपका वैदिक काल होता है, जो कि 2 भागों में बटाता है, एक पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक। जब इसको मैं पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में भी डिटेल भी आपसे बात करूंगी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक। इसके अलावा मैं पहले बता दूं कि सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल हैं वो सुतकोटला है, आलमगीरा है, उसके अलावा आपका मादा है और दाइमाबाद है, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी, इसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, और इसके 6 बड़े नगर थे। कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ठीक। हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। धौलावीरा जो है आपका कहाँ पे स्थित है, धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी कालीबंगन में स्थित है, आपको पता, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है, और कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा कालीन या हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो आपको मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या क्या था, तो एक लोथल था और एक सुतकोद्रा था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और जो आपका एक ये तो लोथल हो गया, और कालीबंगन जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले मतलब एक व्यवस्थित रूप से जो खेती हुई थी इसके अवशेष आपको कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगन में मिले। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में है, इसी जगह पे आपको सबसे पहले सुव्यवस्थित रूप से खेती हुई है, इसके अवशेष मिले। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और चौपानी मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे बड़ा पोर्ट था इस टाइम एक बंदरगाह, वो आपका धौलीवीरा था जो कि गुजरात में स्थित है। जो मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रही हूँ ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आप इसके बाद जब मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो वो क्वेश्चन आप देखिएगा, ये सारे वही क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आगे मैं बात करूँ कि सिंधु सभ्यता में, तो देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी। मन के बनाने के जो कारखाने हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, लोथल हैं और चहुंदड़ो की खोज मजूमदार ने की थी। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। मोहनजोदड़ो में बड़े स्नानागार, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। और अग्निकुंड वगैरह आपको लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, ठीक। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। पहली फसल इसमें गेहूं और जौ मिली थी। अच्छा, ये लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको घोड़े के अवशेष मिले हैं या स्थिर पंजर मिले हैं, ठीक। और तौल की इकाई ये लोग कैसे प्रयोग करते थे, 16 के अनुपात में थी, ठीक। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलुआ शब्द का अभिप्राय होता है सिंधु सभ्यता से, ठीक। इससे अलावा इससे क्वेश्चन आते नहीं। ये देख लीजिए, हड़प्पा की खोज
किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने, चहुंदड़ो की खोज मजूमदार ने, और कालीबंगन की खोज मैंने पहले बताया था थापर और लाल ने की थी, या लाल थापर आप ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए। वैसे तो इनका बीबी लाल और बीके थापर है, बट आप शॉर्ट में या थापर लाल या लाल थापर जो भी कह लीजिए कालीबंगन को। यही इंपॉर्टेंट है, यही स्टार्टिंग के 4 ही पूछा जाता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी, चंदड़ो जो मजूमदार ने जिसकी खोज की थी ये भी सिंधु नदी, और कालीबंगन लाल थापर ये घग्गर नदी। ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता है नहीं। थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य जुड़वा राजधानी कहा है। यह हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है, ठीक। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो भूमि को मतलब धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, समझ में आता है, और किसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मातृ सत्तात्मक थे, मतलब माता को बहुत महत्व मानते थे, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से जो विशेष पूजनीय था वो कुबड़ वाला साड़ था, ठीक है। और यहाँ पे मातृ देवी की उपासना बहुत अधिक प्रचलित थी। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता, जैसे आप सैंधव सभ्यता कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की देन थी। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन थी? हड़प्पा सभ्यता की देन थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ के नगर पे जाइए तो आप यहाँ पे किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलेंगे, या मतलब सिंधु इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता थी लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिलेंगे। बस ये लोग कुबड़ वाले सार की पूजा करते थे माता के रूप में। ये लोग मूर्ति वगैरह तो मानते ही नहीं थे, बस एक कुबड़ वाले सार को मानते थे, और मात्र सत्तात्मक यहाँ पे व्यवस्था थी। मैंने पहले ही बताया था बर्तन बनाने के लिए ये 2 ही रंग का प्रयोग करते थे, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे और इन्हें लोहे का ज्ञान भी नहीं था, समझ में आ गया। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो था वो भी किले से घिरा हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा इनका शहर था जो नीचे भी किले से घिरा हुआ था, तो आपका कालीबंगन था। अच्छा, सिंधु सभ्यता में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित थी, और वैश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है। ये लोग शवों को जलाते और गाड़ते दोनों ही काम करते थे। स्टार्टिंग में हड़प्पा वाले लोग क्या करते थे? पहले दफनाते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता थोड़ा सा और ये लोग डेवलप हुए। मोहनजोदड़ो में लोगों ने क्या किया? जलाना शुरू किया। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लोग दफनाते थे, ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया? जलाना भी शुरू कर दिया था, ठीक। और लोथल और कालीबंगन में यहाँ पे समाधियाँ बनाई जाती थी, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद ये लोग आग में पटी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। बेसिकली बता रहे हैं कि ये इसके विनाश क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि बाढ़ आई थी। बाकी क्यों इसका विनाश हुआ था इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये लोग ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए कभी ये लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, चौपड़ या पासा वगैरह खेलते थे, ठीक है। कौन करते थे? ये सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले, पर यहाँ पे मंदिर नहीं मिला। आप ये कह सकते हैं कि भगवान शिव को लोग मानते थे लेकिन मंदिर नहीं मिला, इसलिए आप इनके बारे में कुछ भी कह नहीं सके। ये जो सभ्यता थी बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, मतलब सबसे पहले अगर आपकी नगरीय सभ्यता आता है तो सिंधु सभ्यता, या आप इन्हें सैंधव सभ्यता कह सकते हैं, या इन्हें कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तांबे में टिन मिला के एक नई धातु बनाई थी और इसे कांस्य कहते थे, इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, सैंधव सभ्यता कहते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। इसके 2 प्रमुख नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हमने बताया था चहुंदड़ो की खोज आपकी मजूमदार ने की थी और कालीबंगन की खोज लाल थापर ने की थी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता। बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पे आग लग गई, बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह आई है। क्या रीज़न है एग्जैक्टली कि सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोगों का कहना था कि तालाब वगैरह सूख गए, जब तालाब सूख गए तो जानवरों को पानी नहीं मिलता, धीरे धीरे जानवर समाप्त और धीरे धीरे यहाँ के रहने वाले लोग भी समाप्त हो गए। बट एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे वैदिक सभ्यता। आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे वो ऑलरेडी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 3500 ईसा पूर्व है। 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 3500 ईसा पूर्व। और ये क्या है? पूरा ये पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है। कितना टाइम पीरियड है? पाषाण काल। इस पाषाण काल में
ठीक, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसका टाइम पीरियड 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 3500 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 3500 ईसा पूर्व तक ये पूरा पाषाण काल रहेगा। फिर 3500 ईसा पूर्व से लेके, ठीक, 3500 ईसा पूर्व से लेके मैं बोलूँ तो आपका 1000 ईसा पूर्व जो है ये आपका चालकोलिथिक युग, या जिसे आप ताम्र युग बोलते हैं। चालकोलिथिक युग बोलिए या जिसे आप ताम्र युग बोलेंगे, ये पूरा रहेगा। इसके बाद सिंधु युग या सैंधव युग या हड़प्पा युग, कुछ भी आप बोल लीजिए, या कांस्य युग बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल लीजिए, जो आपका इच्छा हो, ये आपका 2700 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व चलेगा। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए। इसके बाद आपका वैदिक युग आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व चलेगा। समझ में आया? अभी तक मैंने बताया कि फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक, इसको वैसे मैं कल ब्लैक बोर्ड पे भी समझाऊंगी, बट एक बार मोटा मोटा समझा ले रही हूँ। इसके अलावा आपके पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये एक मोटा मोटा टाइम पीरियड आपको मैंने बता दिया। बाकी कल इसका डिटेल वीडियो मैं लाइव क्लास लेके आऊँगी, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।